हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर हाजिर हूं सर जी। अपना चल रहा था जनरल एंट्री आरंभ सीरीज में। हम लोग बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 1 खत्म कर चुके थे और शुरू कर चुके थे चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, जो है सबसे अकाउंट्स का बेसिक, जिसमें मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कर दिया था और अपने लिए जर्नल की बेसिक कुछ एडवांस भी एंट्री कर ली थी। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और जीएसटी वाली एंट्री करने वाले। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं आज का सेशन। हाँ जी मेरे बच्चे, तो हमने लास्ट क्लास में जनरल एंट्री पढ़ा था और मैंने आपको सारी बेसिक एंट्री पढ़ाई थी। एक चार्ट बनवाया था जिसमें अच्छे से मैंने कहा था ओनर से रिलेटेड एंट्री क्या है, गुड्स से रिलेटेड एंट्री क्या है, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। फिर हमने कहीं ना कहीं एसेट रिलेटेड एंट्री पढ़ी थी कि एसेट अगर परचेज कर रहे हैं, मशीन बिल्डिंग वगैरह, तो क्या एंट्री होगी, सेल कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, इनकम एक्सपेंस की क्या एंट्री होगी। फिर हमने बेड डेप्ट रिकवर्ड, इंस्टॉलेशन, डेप्रीशिएशन, फिर हमने आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ये सारी बातें करी थी। बोलो हाँ या ना। और अगर नहीं पढ़ा है तो नालायकों, जाओ पिछली वीडियो में, जाओ देखो अच्छे से। एंट्री बेसिक्स हैं पर क्लियर हो जाएंगी बढ़िया से। तो जो जनरल एंट्री का भूत है वो खत्म हो जाएगा, आपकी टेंशन, और प्यार बरसा के आना अगर आपको वीडियो वर्दी लगे। और आज वाली वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस और लास्ट में हम करेंगे जीएसटी की प्रैक्टिस। ठीक है, तो जीएसटी वाली एंट्री भी करेंगे पर पहले करते हैं बेसिक एंट्री। आओ शुरू करते हैं। सर सीधा ट्रांजेक्शन लेता हूं। कह रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, और आपको यह भी बताना है कौन सा अकाउंट है और इसमें कौन सा जनरल एंट्री में क्या क्या। ठीक है, तो अपन सब कुछ करने वाले हैं, कोई टेंशन वाली नहीं है बात। ठीक है, शुरू करता हूं मैं आराम से, आ जाओ। सबसे पहला मैं एक काम करता हूं, मैं बनाता हूं यहां पे फॉर्मेट, है ना। ठीक है, लो भाई जनरल का फॉर्मेट मैंने बना लिया। लो भाई जनरल फॉर्मेट, ठीक है। और मैं कहूंगा सर जी थोड़ा सा और, हाँ जी, अगर मैं करूं सॉल्यूशन तो मैं कहूंगा हमारे लिए फॉर्मेट के नाम पे ये है हमारा डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, फटाक से जल्दी जल्दी करना, डेबिट, क्रेडिट, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर और हमारी डेट। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले डेट दी है, क्या है हमारा, कौन सा है, दिसंबर 22, है ना। तो दिसंबर की डेट है, तो दिसंबर 22 में अगर मैं जाऊं, 1 तारीख, पहली एंट्री बताओ क्या है, पहली एंट्री फटाक से बताओ। सबसे पहले अगर मैं कहूं तो हमने करा है, अजीत ने बिजनेस स्टार्ट करा है, कैपिटल रुपीज 4 लाख रुपए। कुछ ना बोले ऑलवेज क्या मानेंगे, कैश में। बेटा बेटा कुछ ना बोले क्या मानेंगे, कैश में। तो पहली एंट्री क्या होगी, जल्दी बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट मेरे बच्चे, बिल्कुल बेसिक एंट्री। सबसे पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 4 लाख रुपए और 4 लाख भाई। बस ये मानो मैं अपने 11th वाले बच्चे को पढ़ा रहा हूं जो मेरा सीए फाउंडेशन को फोड़ने वाला है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। क्लियर है, एक बार उसकी 11th स्ट्रांग होगी, फिर 12th, फिर अपना बच्चा मेरा फोड़ देगा। चलो भाई पहला खत्म। ठीक है, आई कहां पहुंच गए हम, नहीं इधर पहुंच गए। ठीक है, ये खत्म। दूसरा, उसने फिर 3 दिसंबर को बेटा विड्रॉ करा है कैश बिजनेस से अपने बैंक से। अच्छा, बैंक से पैसा निकाला है, 2000 रुपए निकाला है, पर क्या ये लिखा है पर्सनल यूज के लिए। बाबू जल्दी बताओ, अगर वो बैंक से विड्रॉ करता है, सुनते भी रहना, विड्रॉ करता है तो विड्रॉ में 2 पॉइंट होते हैं, क्या उसने पर्सनल यूज के लिए निकाला। इफ आंसर इज यस, अगर उसने पर्सनल यूज के लिए निकाला तो हम उसे बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं, ड्राइंग, कि भाई ये मालिक पर्सनल पैसा निकाल के ले जा रहा है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, या कैश जहां से भी निकाले। और अगर वो बोल रहा है कि भैया उसने सिर्फ विड्रॉ करा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम मानेंगे ऑफिस के लिए यूज करा है, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। याद है, कॉन्ट्रा मतलब बैंक निकाला, कैश आया। तो भाई बैंक से 2000 रुपए निकले हैं, विड्रॉ करा है कैश, और लिखा भी है बाबू फॉर बिजनेस, इसका मतलब ऑफिस, बिजनेस पर्पस के लिए। तो ये कोई ड्राइंग नहीं है। आप कहोगे 3 तारीख को एंट्री होगी, क्या सर जी, पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश में आया और बैंक से गया टू बैंक, कैश आया और बैंक से गया, कितना बेटा जल्दी बताओ। सर ये हो जाएगा हमारा 2000 रुपए, तो 2000 से एंट्री पास हो जाएगी, 2000 कैश आ गया, 2000 से बैंक गया, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल नहीं ऑफिस यूज। ठीक है, चलो भाई नरेशन बस हिंट देने के लिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है। आगे चलते हैं। 3 तारीख को हमने गुड्स खरीदे हैं बेटा, पेमेंट करिए चेक से, बैंक बोले तो चेक, 15,000 की गुड्स खरीदे, चेक से पेमेंट करिए, सिंपल एंट्री, लल्लू एंट्री। सामान आया, बता भाई अमाउंट, डेट बता। 5 तारीख को हमने सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, तो गुड्स नहीं लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, और पैसा पे किया बैंक से, तो पैसा गया टू बैंक, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग
गुड्स परचेज कितने का सर? 15,000 का। ठोक दे एंट्री फटाक से, लल्लू एंट्री खत्म। 15,000। क्या ये मैं होमवर्क दे सकता था? बिल्कुल दे सकता था, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं, डन। आगे चलो बेटा, स्पीड मेंटेन करूंगा मैं। 8 तारीख को हमने गुड्स बेचा है 16,000 का, जिसकी चेक से पेमेंट आ गई। बहुत बढ़िया, इस बार सामान खरीदा नहीं है, इस बार सामान बेचा है। सामान गया और पैसा आया। बाबू जल्दी बता, पैसा आया, फ्लो समझो। 8 तारीख को पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मेरे बच्चे क्या टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। कितने का सामान बेचा है जल्दी से देख लेते हैं। अगर मैं देखूं तो हमने सामान बेचा है 16,000 रुपए का, तो 16,000 रुपए हमारे बैंक में आ गया और 16,000 का सामान गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लो भाई, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं और इधर लेके आता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं इसी में काफी सारी एंट्री करने वाला हूं। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। 10 दिसंबर को हमने फर्नीचर खरीदा है और उसकी पेमेंट करी है चेक से। यार कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, फर्नीचर खरीदा है, गुड्स नहीं खरीदे। परचेज अकाउंट डेबिट या फर्नीचर? फर्नीचर। तो मेरे बाबू 10 तारीख को हम कहेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या मजा आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा आपकी गलतियां पता है क्या है, आप कॉन्सेप्ट समझते हो और फिर आपको लगता है कुछ बढ़िया सा करा दो। इजी चीजें हमारे नहीं है बेटा, इजी से ही तो कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग होते हैं, तभी तो टफ चीजें सॉल्व होती हैं। अगर आप हमेशा ये सोचोगे कि ये तो आता है चल आगे चलता हूं, नहीं बाबू नहीं। अगर मुझे पता है आता है तो मैं उसको और बेहतरीन क्यों नहीं बना रहा, क्यों नहीं वर्क कर रहा उस पर। एंट्री आती है, आ जाना एक क्वेश्चन बढ़िया से कर दे, बेसिक खत्म। ले भाई एंट्री बेसिक तो है, ले पहले मैं गुड्स खरीदा था, अभी फर्नीचर खरीदा, बीइंग फर्नीचर परचेज, तो भाई ये भी एंट्री रिवाइज हो गई, बीइंग फर्नीचर परचेज। अमाउंट बता दे, आई थिंक मेरे हिसाब से 2500 रुपए की कहानी थी, है ना? कितने की थी? 2500 रुपए की चेक से पेमेंट है, मतलब बैंक, तो मैंने लिखा टू बैंक 2500 और 2500। एक एंट्री और मारेंगे, फिर हम अगला पेज ले लेंगे, दैट इज अगला पेज, उधर कर लेंगे एंट्री। बताओ एक और एंट्री मार देते हैं यहीं पे। सर 12 दिसंबर को हमने गुड्स बेचा है अरविंद को। अब बेटा याद रख, हाँ भाई इधर आ जा वापस, जल्दी जल्दी आ जा बेटा, जल्दी आ जा। हम जब भी गुड्स बेचते हैं या खरीदते हैं, और क्वेश्चन आपको दो चीजें बता सकता है, एक होता है कैश, कि कैश में बेचा, चेक से बेचा या क्रेडिट। अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि कैसे बेचा है, कैसे खरीदा है, हमने कैश में खरीदा है, हमने चेक से खरीदा है या हमने क्रेडिट पे खरीदा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी ना बताए, वो बचपन वाला रूल है, अगर लिखा है परचेज गुड्स फॉर और रुपीज, मान लो अगर क्वेश्चन में लिखा है, मैं इधर लेता हूं, मान लो मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं कि अगर लिखा है परचेज गुड्स, क्या लिखा है? परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 फ्रॉम राम इन कैश, तो बेटा टेंशन नहीं है, कैश में ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। क्यों? सोचना ही नहीं है, क्लियरली लिखा है, तो कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, खत्म। अगर मान लो यहां पे इन कैश ना लिखा है, लिखा है ऑन क्रेडिट, क्या लिखा है? ऑन क्रेडिट, इसका मतलब टेंशन ही नहीं है बेटा, उधार में खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, पैसा देना है अभी। लेकिन दिक्कत यहां पे है कि क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्वेश्चन साइलेंट है। अब क्या करें? सर नाम दिया है, कुछ नहीं बता रहा कैश में है क्रेडिट में, सामान खरीदना या बेचना। तो बचपन में आपको याद दिलाया था, याद करो वो पुराने दिन जब तुम गलियों में पतंगे लूटते फिरते थे। आओ मेरे बच्चे, आप कहते थे अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले पर नाम दिया है किससे खरीदा है, किसको बेचा है, तो सामने वाली पार्टी नोन है, जान पहचान वाली पार्टी, और अगर नहीं बता रहा तो हमने उधार में बेचा है। हम अज्यूम कर लेते थे ये ट्रांजेक्शन कैसी है? क्रेडिट है। ट्रांजेक्शन कैसी है? क्रेडिट। पर सर व्हाट अबाउट अगर नाम भी ना दिया हो, मान लो ये भी ना लिखा हो, सिर्फ लिखा हो गुड्स खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं, दैट्स इट, 50,000 के, ये नहीं बता रहा कैश में क्रेडिट में, नाम भी नहीं दिया, तो बेटा हम मानेंगे अननोन पार्टी है, हमें नाम नहीं पता, और हम अननोन पार्टी को उधार में नहीं देते, कैश ट्रांजैक्शन, मतलब इस ट्रांजैक्शन को हम क्या मान लेंगे? कैश। ओके क्लियर है? देखो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कैश है, क्रेडिट है, तो आप वैसे काम करोगे। नहीं लिखा है नाम ढूंढोगे, नाम लिखा है क्रेडिट, नहीं नाम लिखा है कैश। आ जाओ, अब आ जाओ बेटा जल्दी बताओ। कह रहा है गुड्स बेचा है अरविंद को 2400, ये नहीं बता रहा कैश में क्रेडिट में, पर नाम दिया, नाम दिया तो क्या मानेंगे? उधार, मतलब सामान गया और पैसा आएगा, तो आएगा, तो बाबू आ जा। एंट्री नंबर 12, एंट्री नंबर 12, आप कहोगे 12 को हम एंट्री करेंगे, ले भाई डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। 12 तारीख को हम कहेंगे अरविंद जी आपसे पैसा लेना है, नाम के साथ में अकाउंट नहीं लगाऊंगा, अरविंद डेबिट टू सेल अकाउंट, अरविंद डेबिट टू सेल अकाउंट। बेटा कितना अमाउंट है? अमाउंट है मेरे हिसाब से 2400,
तो 2400 रुपए, बात खत्म। 2400 और 2400, ठीक है। ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है बेटा, प्रैक्टिस जरूर करना। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। आगे आ जाते हैं, चलो भाई अगला देखो। 14 दिसंबर को हमने गुड्स खरीदा है अमित को। अगेन क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा, नाम दिया है, सिंपल बिल्कुल बेसिक एंट्री बेटा, नाम दिया है, कुछ नहीं बता रहा, हम मानेंगे क्रेडिट। मतलब हमने सामान खरीदा 14 तारीख को, हम बोलेंगे सामान आया, परचेज अकाउंट डेबिट। पर क्या पैसा दे दिया? नहीं सर, पैसा देना है, तो जिसको देना है टू अमित, टू अमित, जिसको देना है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अमित को देना है बेटा कितना? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए की एंट्री मार देंगे, डेबिट के सामने डेबिट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज, बिल्कुल बेसिक एंट्री रिवाइज करा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आगे चलो, आगे चलो भाई, खत्म। कह रहा है 15 तारीख को हमने रिटर्न कर दिया गुड्स अमृत को। अच्छा अमृत था, मैंने अमित लिख दिया, इसको ठीक कर देता हूं मैं, यहां पे अमृत हो गया, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है हमने गुड्स रिटर्न कर दिया अमृत को। बेटा हमने किया है टू, टू टू मतलब अमृत को दिया, अमृत ने नहीं, फ्रॉम नहीं है, टू है, इसका मतलब दिस इज परचेज रिटर्न। अब मैंने क्या सिखाया था, जल्दी बताओ, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या सिखाई थी? परचेज की जस्ट अपोजिट, परचेज की जस्ट अपोजिट। तो 15 तारीख को 500 रुपए से इसका सामान वापस कर दिया। तो हमने जब देना था तो हमने अमृत लिखा, अब हम लिखेंगे भाई अमृत जी आपका अकाउंट खत्म, अमृत को डेबिट करेंगे और परचेज को उल्टा करेंगे, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 500 रुपए और 500, भाई 500 का हिसाब कैंसल। बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, परचेज का जस्ट अपोजिट कर दिया, परचेज रिटर्न। डन मेरे बच्चे, इजी, प्रैक्टिस तुम खुद करोगे, मैं तो जस्ट एक बार करा रहा हूं। 16 तारीख को अरविंद, अरविंद, अरविंद कौन है भाई? ये है अरविंद जिससे हमने सामान बेचा था, याद है, सामान बेचा था। उसने 2300 रुपए दे दिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। कह रहा भाई साहब सुनो, 2400 रुपए का सामान बेचा था, 2300 पकड़ो और वापस टाटा बाय बाय, दोबारा शकल ना दिखाना, फुल एंड फाइनल। सर ऐसा क्यों होता है? जैसे बचपन में पढ़ाया गया था, हो सकता है 2400 रुपए देने थे, वो कह रहा है भाई साहब 2 महीने बाद दूंगा। मैंने कहा डन। अभी 1 महीना बीता है, 1 महीना ही बीता है, अरविंद मेरे पास आया, कह रहा है भाई साहब या तो 2400 के बदले 2300 लेके फुल एंड फाइनल, या 1 महीना वेट कर लो। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं ना लूं अभी 2300 और मैं 1 महीने बाद 2400 लूं फुल एंड फाइनल मतलब पूरा, या फिर 2300 आज ही ले लूं क्योंकि 1 महीने पहले जल्दी पेमेंट मिल रही है। तो भाई जैसा मुझे रिक्वायरमेंट मैं वैसा कर लूंगा, हम तो धंधा बिजनेस कर रहे हैं, जो भी होगा उसकी एंट्री माननी है। तो अभी हमने 2300 रुपए ले लिया, हमने कहा भाई डन, आ जाओ। अब एंट्री क्या होगी मेरे बच्चे जल्दी बताओ? 2400 के बदले 2300 आ रहा है, 100 रुपए का हमने सामने वाले को डिस्काउंट दे दिया, दिस इज डिस्काउंट अलाउ, और हमारे लिए एक तरह का नुकसान है, हमें तो अपनी अकाउंटिंग करनी है। 2400 आने वाला था, 2300 आया। एंट्री देखो, अगर एंट्री करूं, डेट क्या है बाबू? डेट है 16 तारीख को, हमें रिसीव हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कुछ ना बोले, जिसका कोई नहीं उसका कैश, कितना पैसा आया? 2300। अरविंद का जो अकाउंट डेबिट था अब वो खत्म कर दो, टू अरविंद, अरविंद जी आपका फुल एंड फाइनल 2300 नहीं, पूरा खत्म। और पूरा कितना है? 2400 हिसाब। अब जल्दी बताओ, 2400 के बदले 2300 आया, 100 रुपए का फायदा या नुकसान? नुकसान। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, तो यहां पे एक एक्सपेंस डेबिट उड़ाएगा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट बेटा? 100 रुपए। बीइंग पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड या फुल एंड फाइनल सेटल, ठीक है, डन है, अच्छी एंट्री है, इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ बेटा। 18 तारीख को ही विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज 1000। ओहो हो मजा आया, एडवांस एंट्री। बेटा गुड्स को हम खरीदते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेल, हम सेल ना करके उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मालिक ले जा रहा है, लॉस बाय फायर हो जा रहा है। बेटा गुड्स गया टू परचेज, और जिस वजह से गया वो डेबिट, तो अभी मालिक ले गया, तो 18 तारीख को एंट्री क्या होगी? आप कहोगे 18 तारीख को भाई साहब ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स, गुड्स बोले तो टू परचेज। ओ, और इसका सेल प्राइस से या कॉस्ट से? गलती से भी सेल प्राइस मत लिख देना। बीइंग गुड्स, बीइंग गुड्स विड्रॉ, बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कितने के? 1000 रुपए के गुड्स हैं, 1000 और 1000। लो भाई डन है,
चलो भाई 1000 रुपए का हो गया। आगे चलो, 20 तारीख को उसने विड्रॉ करा है कैश बिजनेस से पर्सनल। लो भाई और पैसा निकाल गया, क्या फर्क पड़ रहा है, इस बार कैश निकाल गया 20 तारीख को, तो 20 तारीख को फिर से मालिक पैसा निकाल के ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग कैश विड्रॉ, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए अगर वो निकाल के ले जाएगा तो बेटा वही होगा, कितना कैश निकाल के ले गया, 2000 रुपए, 2000 रुपए और 2000, मालिक लगाए मालिक निकाले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। ये हमारी एंट्री हो गई। चलो ठीक है, इनको इधर करता हूं मैं और करता हूं, अब यहां पे करता हूं, ठीक है, इसी एक ही पेज पे ले लेता हूं, फिर मैं इसको छोटा कर दूंगा। लो भाई ओए 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 ओए, ठीक है। चलो यहां पे अब लेते हैं तीसरा पार्ट, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, बस खत्म खत्म खत्म, ठीक है। आ जाओ, एंट्री नंबर यहां तक हो गई। हाँ, 24 तारीख को बेटा उसने टेलीफोन बिल पे किया है 110, कुछ ना बोले बिजनेस खर्चा, बेटा अब खर्चा आया 110 रुपए का, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, तो हम बोलेंगे 24 तारीख को टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जिस नाम से खर्चा है खर्चे को डेबिट करो टू कैश और पैसा उठा के पे कर दो, खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश 110 रुपए और 110 रुपए बीइंग एक्सपेंस पेड, बीइंग टेलीफोन एक्सपेंस पेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा आया पैसा गया, खर्चा डेबिट पैसा क्रेडिट, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। आगे आ जाओ, 26 तारीख को हमने अमाउंट पे किया था अमृत को, भाई इंतजार था मुझे इस ट्रांजैक्शन का भी, फिलहाल फील करो बेटा ये है मस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, इंपॉर्टेंट, फटाक से बताओ अमृत है कौन। अमृत से हमने 10,000 रुपए का सामान खरीदा था, याद है, परचेज किया था 10,000 का, फिर तुरंत ही हमने उसको परचेज रिटर्न कर दिया था 500 का, तो बेटा उसका हिसाब 9,500 बनता था, ये याद है, हमें उसे 9,500 देना था। अब हमने दिया कितना, हमने उसे पे किया है 9,450 फुल एंड फाइनल। भाई साहब हम भी तो कम पैसा दे सकते हैं, क्या हमें ही अरविंद कम दे सकता है या हम भी अमृत को कम दे सकते हैं, कम दे सकते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई साहब लाइबिलिटी, ध्यान से देखो, ये रहा, अमृत को क्रेडिट करना था 10,000 से, जिसमें डेबिट करके 500 कैंसिल कर दिया, मतलब लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, अब देना था तो क्रेडिट किया, अब लाइबिलिटी बन गई, अब लाइबिलिटी खत्म करेंगे। 26 तारीख को बोलूंगा अमृत जी आ जाओ, अमृत डेबिट, लाइबिलिटी खत्म तो डेबिट, कितना 9,500। सर ये 9,500 कैसे आया, भाई 10,000 की लाइबिलिटी थी, 500 कैंसिल हो गई तो बची थी 9,500, ठीक है सर। हमने उसे पैसा पे किया टू कैश, कितना, फुल एंड फाइनल, हमने कहा भाई ले पकड़ 9,450। अब बताओ हमने ज्यादा दिया या कम दिया, हमने 50 रुपए कम दिया, फायदा या नुकसान, फायदा, इस फायदे को, इनकम को, ऑल इनकम क्रेडिट क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ओ 50 रुपए बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट मेड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अच्छी एंट्री, इंपॉर्टेंट एंट्री, ये दो इंपॉर्टेंट एंट्री है फुल एंड फाइनल की, एक रिसीव की है और एक पेमेंट की, डन है। रिसीव कम हो रहा है डिस्काउंट अलाउ, पेमेंट कम हो रहा है डिस्काउंट रिसीव, बढ़िया। चलो ऑलमोस्ट खत्म। अब मेरा लास्ट है, स्टेशनरी खर्चा 200 रुपए, रेंट 5,000 और सैलरी पे करिए 2,000 फ्रॉम बैंक, खर्चा पे हुआ है, एक साथ खर्चे पे कर दो। लो भाई कितनी तारीख को एंट्री हो रही है, 31 तारीख को, 31 को हम बोलेंगे भाई क्या क्या पे हो रहा है सर जी, स्टेशनरी, रेंट, सैलरी, अलग अलग खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, रेंट अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू पैसा जा रहा है बैंक से, टू बैंक, खर्चा आया और पैसा गया, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट और बैंक क्रेडिट, क्योंकि बैंक से पैसा गया, कितना 200, 5,000, 2,000, 200, 5,000, 2,000, टोटल हो गया 7,200 बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बहुत बढ़िया। लास्ट पॉइंट मेरे बच्चे, लास्ट पॉइंट, 31 तारीख को हमने गुड्स बेच दिए फ्री सैंपल में 2,000। ले भाई हमने गुड्स बेचे फ्री में, फ्री, फायदा या नुकसान, नुकसान, तो सैंपल अकाउंट डेबिट, सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, मेरे बच्चे कितना अमाउंट, 2,000 और 2,000, 2,000 और 2,000। लो भाई बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म बच्चों खत्म।
तो ये हमने जो भी कल सीखा था उसकी कुछ बेसिक एंट्री मैंने आपको करा दी। अब मैं इसको एक स्क्रीन पे लेके आऊं तो ये है हमारा सामने सीन। सर ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, अभी बड़ा कर देता हूँ इसको हल्का सा, है ना। हाँ, ये है हमारी एंट्रीज, ठीक है। तो ये हमने एंट्रीज करी, ये पूरा आपका एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है जो मैंने कराया। आई थिंक फोकस ठीक है, हाँ भाई फोकस ठीक है। चलो तो ये हमारा यहाँ पे डन है, ठीक है, पक्का है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे किया बाबू, क्वेश्चन बढ़िया सा मैंने करा दिया, ये पूरी बेसिक एंट्री को रिवाइज कराया। इसमें अगर कोई भी दिक्कत है बच्चे, कोई भी टेंशन है तो बात करना, ठीक है। बाकी डन है। आज मैंने ऑटो फोकस ऑन नहीं किया जिसकी वजह से शायद ये फोकस में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। बट अभी तक तो मुझे ऐसी कोई दिख नहीं रही। मैं इधर ना स्क्रीन देखता हूँ, जब भी मैं इधर देखता हूँ तो स्क्रीन लगी हुई है, मैं स्क्रीन देखता हूँ कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है या नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, डन। अब चलते हैं, ठीक है। तो ये खत्म है भाई, ये होमवर्क है, ये आपको होमवर्क है, मैं ये नहीं कराऊंगा, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, बिल्कुल होमवर्क है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा, ये बड़े आराम से हो जाएगा खर्चा। आ जाओ, एक क्वेश्चन अच्छा सा है, आ जाओ, ये मजेदार है, इंपॉर्टेंट है, आरटीपी में भी आया है, आपके एग्जाम में भी आया। इसे यहीं कर देंगे, यहीं कहीं सॉल्व कर दूंगा। बताओ, कह रहा है एम्प्लॉय हमारे से इन्वेंट्री ले गया 1,00,000 रुपए की, मतलब इन्वेंट्री, हमारा इन्वेंट्री बोले तो बेटा गुड्स हमने मालिकों को, सॉरी एम्प्लॉय को बांट दिए, ले गया कितने का, 1,00,000 का, जिसकी वर्थ मतलब बेटा सेल प्राइस है, होगा 1,00,000 का, उसकी लागत कितनी थी, 75। तो बेटा हमें क्या लेना देना, सेल हमारे लिए लागत। और वो क्यों ले गया, ऑन द ईव ऑफ दीपावली एंड सेम वाज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी टू द सब्सिक्वेंट मंथ, ठीक है। अब वो छोड़ो, वो कह रहा है हमने ये पैसा, जो सामान है ये हमने 1,00,000 रुपए का बांट दिया, जो जिसकी कॉस्ट थी 75,000, क्यों, दीपावली में। तो एक तरह का स्टाफ वेलफेयर, या मैं बोलूं स्टाफ बोनस, या वट एवर, हमने अपना गुड्स बांट दिया, ठीक है। बाद में ये हमने सेम वाज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी, तो भाई ये तो रेक्टिफाई हो गया एक तरह का, ठीक है। एक्चुअल में एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एक्चुअल में एंट्री होनी चाहिए थी, अगर मैं बोलूं तो सर स्टाफ, कुछ भी बोल सकते हो आप, स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ दिवाली एक्सपेंस, वट एवर, ठीक है। तो आप लिखोगे स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट टू क्या, टू परचेज, आपके गुड्स गए, ठीक है ना। तो ये अमाउंट गया कितना, 75,000 और 75,000, 75,000 और 75,000, ठीक है। और फिर आपने इसको सैलरी से डिडक्ट कर दिया, ठीक है। तो आपने अल्टीमेट सैलरी रिड्यूस कर दी, मतलब आपने एक्चुअली में सैलरी डेबिट कर दी होगी। तो भैया सैलरी को, स्टाफ वेलफेयर को सैलरी से डिडक्ट कर दो, स्टाफ वेलफेयर सैलरी डेबिट टू स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, मतलब आपने इसकी रिकवरी कहां से कर ली, उनके सैलरी अकाउंट से डेबिट कर दिया, ठीक है। डन है। आप इसको नेट एंट्री भी कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो आप सीधा कह सकते हो कि भाई सैलरी हमने एक्सपेंस माना, सैलरी अकाउंट डेबिट, उनकी सैलरी से डेबिट करी, और हमारे पास से गया, पैसा नहीं गया टू गुड्स को हम क्या लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट। तो जितने की गुड्स की कॉस्ट है उतना उनकी सैलरी से अकाउंट से माइनस, 75,000 रुपए उनके अकाउंट से माइनस, 1,00,000 का मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो दो पार्ट में एंट्री कर सकते हैं, स्टाफ वेलफेयर टू परचेज, फिर स्टाफ वेलफेयर को हम लोग कहां से, उसके सैलरी अकाउंट से डेबिट कर देते हैं, या फिर हम डायरेक्ट सैलरी अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट, आपने वेजेस पे किए, मशीन की मरम्मत इरेक्शंस वगैरह 18,000 कराने के लिए, तो नई मशीन है भाई, आप ये मान के चलोगे मशीन को इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, ओवरऑलिंग कराने पे खर्चा हो रहा है, वेजेस नहीं मेरे बच्चे, मशीन अकाउंट डेबिट ही होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 18,000 और 18,000, डन, बढ़िया सर, बढ़िया, ठीक है, डन। अगला आ जाओ, इनकम टैक्स लाइबिलिटी मालिक की 17,000 पे करी गई है हमारे पेटी कैश से, हमारे पेटी कैश अकाउंट से पे की गई है, मालिक की पर्सनल लाइबिलिटी है भाई इनकम टैक्स, उसका, वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो टैक्स भरेगा, गवर्नमेंट को वो देगा पैसा, फर्म से भरवा रहे हो, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, दैट इज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। पेटी कैश भी लिख सकते हो, मैं कैश भी लिख रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है, सर डरना नहीं कि सर यहाँ पेटी कैश लिखते थे, कैश नॉर्मल कैश भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, पेटी कैश भी लिख सकते हो, 17,000 और 17,000, डन। आगे चलते हैं बाबू, आगे हमारा कह रहा है गुड्स खरीदा है नवीन से, लिस्ट प्राइस 2,00,000 का, अच्छा ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है, इसको मैं सही से समझा देता हूं, एक बार सुनना, 2 मिनट देना मेरे को। डिस्काउंट मेरे बच्चे दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है मेरे बच्चे कैश डिस्काउंट, ठीक है। सर क्या मतलब है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का, आराम से सुनना। देखो सर, आप जब भी बल्क में खरीदते हो, एक बार में
ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हो तो आपको सामने वाला जो डिस्काउंट देता है उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और हम इमीडिएट पेमेंट करें तो कैश डिस्काउंट। जैसे कि मान लो ये पेन है, इस पेन को अगर मैं एमआरपी देखूं तो उसे जनरली बोल देते हैं हम लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। इस पेन की लिस्ट प्राइस की एमआरपी है मान लो 1000 रुपए। उसने बोला एक पेन 1000 रुपए का एमआरपी मिलेगा, मतलब एमआरपी बोल दो, या वो नॉर्मली कस्टमर को जो कोट करता है पर पेन, उसने बोला 1000 रुपए हमारे लिए लिस्ट प्राइस है कि भैया टैग लगाए इतने रुपए में दूंगा, ठीक है। बट हमने कहा भाई साहब सुन 500 पेन चाहिए, 500 पेन चाहिए, बता कितने का लगाएगा। देख तू एक पेन देगा 1000, समझ आता है, पर मैं खरीद रहा हूं 500। कह रहा भाई साहब 900 का लगा दूंगा, 900 का लगा दूंगा, 10% डिस्काउंट दे दूंगा, 10% डिस्काउंट दे दूंगा। ये जो 10% डिस्काउंट मिला है दिस इज ट्रेड डिस्काउंट, कि हमने ज्यादा क्वांटिटी खरीदी इसकी वजह से हमें डिस्काउंट मिला। तो हमारा 900 इंटू 500 कितना हो गया? मान लो 4.5 लाख रुपए की पेमेंट है ना, 4.5 लाख की। अब उसने बोला भाई साहब ये पेमेंट कब करोगे? मैंने कहा 2 महीने बाद। कह रहा सर देखो अगर अभी दो, अभी के अभी पेमेंट करो तो 5% और डिस्काउंट दे दूंगा। दिस इज कैश डिस्काउंट, दिस इज कैश डिस्काउंट। तो समझ आया? ट्रेड डिस्काउंट का मिलता है जब आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हो, दिस इज ट्रेड। और कैश डिस्काउंट का मिलता है जब इमीडिएट पेमेंट करता है तब। जनरली हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो करते, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। सर क्यों 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 क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं और बिजनेस के लिए बल्क में खरीदना इज अ जनरल थिंग। वो कभी भी छुटपुट नहीं खरीदेंगे ना हम, ये कस्टमर खरीदेगा 2-4, हम तो हमेशा ही 500 खरीदेंगे। तो हमारे लिए ट्रेड डिस्काउंट मिलना इज समथिंग जनरल, और अकाउंट्स कहते हैं हम जनरल चीजों की बातें नहीं करते। हमारे लिए 9,000 है ही नहीं, हमारे लिए तो 900 ही है। लेकिन हाँ कैश डिस्काउंट इज अ स्पेसिफिक थिंग। कई बार हम बिजनेस में कैश में पेमेंट करते हैं, कई बार हम कहते हैं भाई साहब रोकड़ा नहीं है बाद में ले लेना। तो कैश डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा डिपेंड करेगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट तो बिजनेस को हमेशा मिलेगा। क्लियर है? अब करना क्या है ध्यान से देखो, करना ये होता है सर, वो कह रहा है आपने गुड्स खरीदे नवीन से, ठीक है जी, कितने के? 2 लाख का लिस्ट प्राइस है, मतलब कस्टमर खरीदे तो 2 लाख रुपए पे मिलेगा, एमआरपी बोल दो कुछ ही बोल दो। बट उसने कहा भाई साहब आप तो इतना बड़ा अमाउंट खरीद रहे हो, 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं और 5000 कैश डिस्काउंट दे रहे हैं आपको क्विक पेमेंट करने पे। अब इसको करना कैसे बाबू? इसको करने के लिए आपको मेरे साथ थोड़ा सा कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। जब भी आपका डिस्काउंट का क्वेश्चन आए आप सबसे पहले एक रफ में कैलकुलेशन बनाओगे। लिस्ट प्राइस कितना है जल्दी बोलो? 2 लाख रुपए, ठीक है। इसमें से सबसे पहले माइनस करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट, कि भाई हमें कितने का पड़ रहा है। 10% उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया था, बोलो हाँ है ना। तो अगर मैं 10% लगाऊं है ना, ट्रेड डिस्काउंट 10% है तो दिस इज 20,000। इसका मतलब 2 लाख दुनिया के लिए होगा, पर हमें मिल रहा है वो सामान 1,80,000 में। और इस प्राइस को, इस प्यार को हम नाम देंगे परचेज प्राइस। अगर यही मैं सेल कर रहा होता तो दिस इज सेल प्राइस, ठीक है। कसम खा लो इस कैलकुलेशन को सिर्फ करना है पर कहीं शो नहीं कर रहा। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए, पर बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है सर। इसका मतलब ये नहीं आएगा, बस हमने कैलकुलेट करा, ये पार्ट हमारे लिए बेकार है। यहां से कहानी शुरू होगी। अब हमें 1,80,000 देना था, हम नॉर्मली एंट्री मार सकते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन 1,80,000 और 1,80,000, पर उसने बोला भाई साहब क्विक पेमेंट कर दो, तो 5,000 का लिखा है ना यहाँ, 5,000 का और मिल जाएगा डिस्काउंट, और हमने क्विक पेमेंट कर दी। तो उसने बोला माइनस कैश डिस्काउंट, माइनस कैश डिस्काउंट, 5,000 रुपए और माइनस हो गया। तो हमने जो नेट पेमेंट करी है वो करी है 1,75,000 की, ये हमने पेमेंट करी है, ये हमने पेमेंट करी है। अब इसकी एंट्री मारनी है, ये हमारी वर्किंग है, इसे हम कहीं रफ में कर लेंगे, दिस इज वर्किंग। अब इसके बेसिस पे एंट्री मारेंगे। बेटा क्या एंट्री मारेंगे? हमने सामान खरीदा, एंट्री बनाओ, सामान खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का सामान खरीदा? सर हमारा सामान जो है वो हमेशा 1,80,000 बोले तो परचेज प्राइस पे होगा, हमें इस प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए। टू कैश हमने कितना पैसा पे किया है? सर हमने एग्जैक्टली पे किया है 1,75,000, और हमें 5,000 का जो डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते, बार बार बोल रहा हूं। 5,000 का डिस्काउंट मिला है, मतलब हमने कम पेमेंट करी, हमारा फायदा, ऑल इनकम क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट मेरे बच्चे कितना? 5,000। बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। आप इसको कर सकते हो, आपकी मॉड्यूल में इसकी डबल एंट्री, 2 एंट्री बना रखी है उन्होंने, पहले परचेज करने की फिर पेमेंट करने की, और कैश की जगह बैंक भी लिख रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कैश या बैंक इंटरचेंजेबली फाउंडेशन में यूज कर सकते हो, कैश की जगह बैंक, बैंक की जगह कैश कर सकते हो अगर क्वेश्चन नहीं बोले तो। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है बैंक तो बैंक यूज करोगे, कैश तो कैश। सर पर मैं ये बोलूंगा अगर कुछ ना लिखा हो आप ऑलवेज कैश यूज करो,
ऑलवेज कैश, क्योंकि यही बचपन से आपने सीखा है, ठीक है। ऐसे ही सेल का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सेल का होता तो यही एंट्री रिवर्स हो जाती, हम कहते हैं भाई कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। मान लो सर यहां पर वो कुछ पेमेंट लेता और कुछ पेमेंट ना करता, तो जो पेमेंट नहीं हो रही होती उसको हम यहां पे लिखते टू नवीन, कि भाई इतना पैसा देना है, ठीक है। तो ये एक ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट की कहानी है, अभी और इस पर क्वेश्चन करेंगे। पर मैं कहूं तो सर जी यहां पर ये वाला पार्ट तो खत्म, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सर जी मेरे सामने है जीएसटी, अब मेरे सामने है जीएसटी, ठीक है। चलो क्या करें, मेरे हिसाब से जीएसटी पे कितने क्वेश्चन है मेरे पास, उसके हिसाब से देखता हूं क्या मैं यहीं सिखाऊं, क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं है, चलो कर ही लेते हैं कवर, ठीक है। आओ मैं आपके सामने थोड़ा जीएसटी की बातें करता हूं, ठीक है, आराम से देखना। अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो हमारा जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, शॉर्ट में समराइज करते हैं सर्विसेज टैक्स, पहले तो नाम याद रखना सर्विसेज टैक्स है, ठीक है। नॉर्मली हमारा होता है क्या, जब भी हम गुड्स को सोल्ड करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, सेल या परचेज करते हैं, तो हमें टैक्स देना पड़ता है। देखो इंडिया में दो तरीके के टैक्स हैं, शॉर्ट में समझा रहा हूं। टैक्स मतलब होता है किसी भी कंपलसरी पेमेंट करना, जल्दी बोलते हैं कंपलसरी पेमेंट करना टू गवर्नमेंट, कंपलसरी पेमेंट टू गवर्नमेंट, पेमेंट टू गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ, गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। जब भी आप किसी लॉ, फाइनेंशियल लॉ के अंदर गवर्नमेंट को कंपलसरी पेमेंट करते हो तो दिस इज कॉल्ड टैक्स, ठीक है। अब टैक्स हमारे बचपन में दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जिसको लगाया भी मुझे ही जाएगा, मेरे पे लगेगा और मुझे ही इसका पैसा भरना पड़ेगा, मेरे पे ही बर्डन है अल्टीमेट, मतलब दर्द भी मुझे होगा, चोट भी मुझे ही लगेगी, टैक्स लेवी भी मुझ पे ही होगा और मुझे ही भरना है। जैसे कि इनकम टैक्स, मेरी कमाई पे गवर्नमेंट कहेगी भैया आपको टैक्स लगेगा और वो टैक्स का बर्डन मैं किसी और पे नहीं दे सकता, मेरा ही पैसा कम होगा। 1 लाख रुपए मैंने कमाया, गवर्नमेंट कहेगी इस 1 लाख में से 20% टैक्स चाहिए, तो मुझे 1 लाख में से 20% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा और ये पैसा मैं किसी और से रिकवर नहीं कर सकता, मेरी ही जेब से जाएगा, मुझे ही दर्द होगा। दैट इज लेवी, टैक्स लेवी जिसे हम बोलते हैं लगना, एंड टैक्स बर्डन, टैक्स झेलना, ये दोनों ही अगर ऑन सेम पर्सन है, सेम है, दर्द दोनों सेम को हो रहा है, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इंडिया में अभी मान लो तो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ऐसे करके टैक्स आप पढ़ोगे जीएसटी वगैरह सीए इंटर में, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बाबू, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें आप कहते हो टैक्स लेवी जो होता है, जो टैक्स लगता है, टैक्स लेवी जो होता है वो डिफरेंट पर्सन पे होता है और टैक्स बर्डन जो होता है वो डिफरेंट पर्सन पे, आर ऑन डिफरेंट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट पर्सन, फॉर एग्जाम्पल जनरली जो टैक्स लेवी होता है, जो टैक्स लगता है वो सेलर पे लगता है। सेलर जब सामान बेचता है तो उस पे गवर्नमेंट कहती है भाई बेचते टाइम आपको टैक्स देना है। मैंने ये पेन 1000 रुपए का बेचा तो 1000 पे गवर्नमेंट बोलेगी मान लो 10% टैक्स देना है, तो 10% का मतलब ये है कि मुझे देना है, लेकिन क्या ये मैं अपनी जेब से दूंगा, नहीं, मैं 1000 प्लस 10% 1100 रुपए, 100 रुपए ऐड करके आपको दूंगा, तो पैसा जेब से आपके जाएगा, मेरे नहीं, मुझे बस गवर्नमेंट को देना है आपसे लेकर। दैट इज टैक्स का बर्डन जो होगा, टैक्स की वसूली जो होगी वो होगी किससे, बायर से। अल्टीमेट पैसा कौन पे करेगा, बायर। पर क्या मैं इनकम टैक्स किसी और से ले सकता हूं, नहीं सर। जैसे मानो इनकम टैक्स मेरी ही कमाई में से माइनस होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स मेरे जो पैसा है उसमें ऐड होके सामने वाले से रिकवर होता है, ठीक है। तो ये हमारा अलग हो जाता है। इस पे आपको मिलेगा, पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, अब वन नेशन वन टैक्स जीएसटी डोमेस्टिक सेल एंड परचेज पे, और अगर इंटरनेशनल करोगे तो बेटा कस्टम आएगा, कस्टम ड्यूटी, जिसे आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नाम से पढ़ा है, पर मेरे लिए जीएसटी में पढ़ाने जा रहा हूं, थोड़ा सा जीएसटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक आइडिया दे दिया बेटा, टैक्स मतलब गवर्नमेंट को अगर किसी भी फाइनेंशियल लॉ के अंदर हम कंपलसरी पेमेंट करना है, मतलब ऑप्शन नहीं है, देना ही देना पड़ेगा, तो वो टैक्स है। दो तरीके का टैक्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मैंने बता दिया, जो मेरे पे ही लगेगा, मुझे ही झेलना पड़ेगा, मैं इसकी रिकवरी किसी और से नहीं कर सकता, डायरेक्ट टैक्स। पर अगर सेलर पे लगेगा और बायर से वसूला जाएगा, सर जी आपसे वसूला जाएगा, तो फिर वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। डोमेस्टिक है, इंडिया में ही सेल परचेज हो रही है, तो जनरली हम जीएसटी लगाते हैं, और इंटरनेशनल सेल परचेज कर रहे हैं, हम सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जिसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं, तो कस्टम ड्यूटी लगती है। ये सब आप पढ़ोगे, सीए इंटर में पढ़ोगे जीएसटी, और सीए फाइनल पढ़ोगे कस्टम, सब पढ़ोगे, मेरे बच्चा पढ़ेगा, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ेगा। सर आगे पढ़ाओ, ठीक है। अब आते हैं थोड़ी जीएसटी के बारे में बात करते हैं। जीएसटी की बात करूं
तो इंडिया में जीएसटी में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं सप्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड समझना सप्लाई। सप्लाई को अभी मान के चलो पूरा का पूरा चैप्टर है बेटा, मैं पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा चैप्टर है टैक्स का, बट अभी के लिए मान के चलो सेक्शन 7 वगैरह यहां पे आता है 7 वगैरह, पर अभी मान के चलो ऐसे कि जैसे सेल को इन्होंने एक नया वर्ड दिया है सप्लाई। टैक्स है तो अपने अपने नए नए फैंसी फैंसी वर्ड रखेगा। नॉर्मली मान के जो जब आप सामान बेचते हो तो उसे बोलते हैं वो सप्लाई। जीएसटी में क्या बोलते हैं सप्लाई। अब वो कहते हैं सप्लाई दो तरीके की होती है बेटा। कितने तरीके की होती है? दो। सेल दो तरीके की होती है। एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलती है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। बहुत बढ़िया। एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक होती है इंटर स्टेट सप्लाई। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, जीएसटी के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246A में, पर ये पढ़ाएंगे इंटर में। इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। अब इंट्रा और इंटर क्या है? इंट्रा मतलब होता है जब आप सेल करोगे विद इन स्टेट। दिल्ली का सामान मेरे बाबू, दिल्ली का, अच्छा विद इन स्टेट लिखूं या फिर आगे जाके मैं लिखूंगा विद इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी कैसे होते हैं? जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, ऐसे करके 7 यूनियन टेरिटरी हैं, पर अभी मैं उनके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं सीधा बोलूंगा आप या तो स्टेट के अंदर अंदर सामान बेच रहे हो या यूनियन टेरिटरी के अंदर अंदर बेच रहे हो, मतलब बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहे, बॉर्डर बॉर्डर नहीं खेल रहे हो, सिर्फ विद इन स्टेट। दिल्ली का सामान, एग्जाम्पल के लिए दिल्ली का सामान दिल्ली में ही बिच रहा है, मैं दिल्ली का और मैं दिल्ली में ही बेच रहा हूं भाई, ओ हेलो, मैं नहीं जा रहा बाहर किसी और। हरियाणा का सामान हरियाणा में बिक रहा है बाबू, पंजाब का सामान पंजाब में बिक रहा है, यूपी का सामान यूपी में बिक रहा है, अंडमान निकोबार का सामान अंडमान निकोबार में बिक रहा है। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपने बोला आउटसाइड दी स्टेट, आपने बोला चलो भाई दूसरे विदेश चलते हैं, देश चलते हैं, आउटसाइड स्टेट, यूनियन टेरिटरी, कंट्री, कहीं भी आपने बोला हम जा रहे हैं, दिल्ली का सामान हरियाणा, हरियाणा का सामान पंजाब, पंजाब का सामान महाराष्ट्र, यूपी का सामान कहीं और, तो बेटा फिर उस केस में आपका हो जाएगा इंट्रा नहीं इंटर स्टेट। दिल्ली का हरियाणा, यूपी का महाराष्ट्र, एटसेट्रा। बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो ये हो गया इंटर। क्या फर्क पड़ रहा है सर? फर्क ये पड़ेगा अगर आपने विद इन स्टेट करे तो आपके ऊपर दो तरीके का जीएसटी लगेगा। एक होता है सीजीएसटी जिसे बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, मतलब गवर्नमेंट पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, दैट इज हमारे देश में अभी बीजेपी, ठीक है, मोदी सरकार है ना। आगे चलो, दूसरा एसजीएसटी, सेंट्रल के बाद लगेगा स्टेट, स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी। हाँ याद रखना, अगर आपने किसी यूनियन टेरिटरी में बेचा है, दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो एसजीएसटी की जगह लग जाएगा यूटीजीएसटी। मतलब सिंपल है, अगर आप हरियाणा वगैरह बेचोगे तो वो, अच्छा दिल्ली को हम यहाँ पे स्टेट ही कंसीडर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, ठीक है, आगे जाके बात करेंगे, अभी टेंशन मत लेना, वो क्वेश्चन बताएगा आपके लिए। या तो एसजीएसटी लगेगा या यूटीजीएसटी लगेगा, सेम है भाई। यूटीजीएसटी बोले तो यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ठीक है। अच्छा कितना लगेगा? जो भी जीएसटी रेट होगा, मान लो जीएसटी का रेट है हमारा 18%, तो 18% का आधा 50% बोले तो 9%, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाएगा और 9% 50% बोले तो 9% स्टेट गवर्नमेंट की या यूनियन गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, ठीक है। मतलब आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, मिलके पैसा खाएंगे, आधा सेंट्रल आधी स्टेट, बात खत्म, ठीक है। अगर विद इन स्टेट सामान हो रहा है, दिल्ली का सामान दिल्ली से बाहर नहीं जा रहा, तो दो तरीके का जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ रहा हो तो लाइक करो, कमेंट करो बेटा, ना लाइक को पढ़ा करो। अगर आपने बोला ना जी ना मेरे मुन्ना ना, हम तो इंटर स्टेट हैं, दिल्ली का सामान दिल्ली के बाहर जा रहा है, तो भाई गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे तो दो गवर्नमेंट आ गई, दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, तो कहती है ऐसा है गवर्नमेंट को स्टेट छोड़ो, पूरा का पूरा पैसा आईजीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड, इंटरनेशनल नहीं, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और ये 100% बोले तो 100% बोले तो पूरा 18% अल्टीमेट सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, अल्टीमेट सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, बात खत्म। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से आधा पैसा 9% डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को दे देगी, मतलब जहां सामान एक्चुअल में जा रहा है, मतलब जैसे मेरा दिल्ली का सामान हरियाणा में जा रहा है तो हरियाणा गवर्नमेंट को मिल जाएगा। पर ये सब इंटर की बातें पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया 4 तरीके का जीएसटी, बेटा कितने तरीके का? 4। एक है सीजीएसटी,
एक है SGST, एक है UTGST और एक है IGST। ठीक है, याद रखेंगे IGST सिर्फ इंटर स्टेट में लगेगा। अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट खर्च कर रहे हैं और पूरा 100% लगेगा, मतलब सारा का पूरा जो भी रेट होगा 18%, 28%, 5%, 12%, जो भी रेट होगा, अपने को रेट का टेंशन नहीं है, वो पूरा का पूरा IGST। SGST ये मैं इन तीनों में से कोई दो लगेंगे। CGST अगर ये लगेंगे पहले तो इंट्रा में, अगर इंट्रा स्टेट है तो कोई दो लगेंगे ऑफ कोर्स, जिसमें से CGST तो लगेगा ही लगेगा, SGST और UTGST में से कोई एक लगेगा, और बेटा आधे आधे लगेंगे 50-50%, मतलब जो भी रेट होगा उसका आधा सेंट्रल आधा स्टेट। 28% है तो 14-14, 12% है तो 6-6, 18% है तो 9-9। ठीक है, डन है। चलो भाई यहां तक एक भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको यहां तक GST बात समझ आ गई हो। ठीक है, आखिरी बात मेरे बच्चे, आखिरी बात, आप कहते हो हम अकाउंट्स की बात करते हैं, जब हम बिजनेस में बात करेंगे तो समझ के चलना बेटा, बिजनेस में अगर मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझाऊं तो हम दो ट्रांजैक्शन करते हैं, या तो गुड्स आते हैं या कोई भी एसेट आएगी, गुड्स या एसेट परचेज करेंगे, ठीक है, या नॉर्मली बेचेंगे, गुड्स या एसेट सोल्ड करेंगे। ठीक है, जनरली हम कहते हैं आ रहा है तो इसका मतलब इन हो रहा है, जा रहा है मतलब आउट हो रहा है। खर्चा आ रहा है, सॉरी एसेट आ रही है, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं। अगर इन हो रहा है तो बेटा उस पे जो GST लग के आएगा उसे बोलेंगे इनपुट GST। क्या बोलेंगे? इनपुट GST। सामने वाला GST लगाकर हम पे देगा कि भाई आपको इतना, मतलब अल्टीमेट अगर मैं सेलर हूं और आप बायर हो तो मैं GST लगा के आपके ऊपर बर्डन डालूंगा कि भाई आपको देना है। ठीक है, नॉर्मली तो ये हो गया इनपुट GST। और जब हम बेचेंगे तो हम GST लगा के देंगे कि भाई आपके लिए, दैट इज आउटपुट GST। ठीक है, अभी छोड़ दो, बस इतना ही नाम याद रखो कि जब जब मैं परचेज करूंगा, जब मैं परचेज करूंगा, चाहे मैं गुड्स परचेज करूं, चाहे मैं मशीन परचेज करूं, चाहे मैं बिल्डिंग परचेज करूं, कुछ भी मैं परचेज करूंगा, जो GST लग के आएगा उसे इनपुट नाम देंगे क्योंकि इन हो रहा है। और जब जब मैं सेल करूंगा तो कुछ भी जाएगा उसे मैं बोलूंगा आउटपुट हो रहा है। अब नॉर्मली होता क्या है, हमें ये पैसा गवर्नमेंट को पे करना होता है क्योंकि हम सेलर हो जाते हैं उस केस में। तो अगर ये सेलर है, मतलब मैं यहां पे सेलर हूं, तो बेटा आई एम लाइबल, मेरे ऊपर लेवी हो जाता है, तो मुझे पेबल होता है टू गवर्नमेंट। ठीक है, टू गवर्नमेंट, ये मुझे पे करना होता है, इसलिए मेरी लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? लाइबिलिटी, कि भाई ये मुझे देना है, ये मुझे देना है। अब इसको देने के लिए ये ऑलरेडी बेटा इस टाइम में बायर होता हूं, तो मैं ये पैसा ऑलरेडी मेरे बिहाफ पे किसी और ने गवर्नमेंट को पे कर दिया है, तो मुझे इसका क्रेडिट मिल जाता है, फायदा मिल जाता है। इसे बोलते हैं ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि जो टैक्स लग चुका है हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुके हैं, वो हमें इसका फायदा दे देता है। मान लो अगर आउटपुट GST आपका बनता है 10,000 रुपए, ठीक है, कि आपको 10,000 रुपए गवर्नमेंट को देने हैं और आप ऑलरेडी 3,000 रुपए दे के बैठे हो, तो गवर्नमेंट कहती है 10 में से 3,000 का ITC ले लेना, दैट इज हमें अब सिर्फ और सिर्फ कितने चाहिए? 7,000। क्यों? क्योंकि आपके बिहाफ पे 3,000 किसी और ने दे दिए, तो आपको 10 देने थे, आपने जब सामान खरीदा था तो आपके बिहाफ पे सामने वाले ने आपसे रिकवर करके 3,000, इनडायरेक्ट टैक्स है ना, तो आपसे रिकवर करके हमें दे दिए थे, तो वो आपका ITC, ये हमारे लिए जनरली एसेट हो जाती है कि हमारा अधिकार है, हम इसका फायदा उठाएंगे, इसका हम जब गवर्नमेंट को पे करने जाएंगे तो उतना क्रेडिट ले लेंगे, फायदा ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इनपुट समझ आ गया और आउटपुट समझ आ गया। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? याद रखना एक्सपेंसेस पे भी जो GST लगता है, क्योंकि एक्सपेंसेस में भी सर जी खर्चे, जनरली हम कहते हैं ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, खर्चे आते हैं, तो वहां भी इनपुट लगता है, और जब इनकम होती है तो वहां पे आउटपुट लगता है, क्योंकि इनपुट पे, इनकम पे हम सर्विस देते हैं, सर्विस आउट होती है, हम सर्विस देते हैं, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सर्विस दे रहा हूं, इसलिए मुझे आउटपुट GST लगाया जाएगा। और अगर मैं इंप्लॉय से काम, मतलब मान लो कोई सर्विस ले रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे इनपुट लगाया जाएगा। तो याद ऐसे रखो, खर्चे पे इनपुट और एक्सपेंस पे आउटपुट। अब मैं इस पे एक चार्ट बना देता हूं, ध्यान देखो। हम कहते हैं, आराम से सुन लो बेटा, अगर हम परचेज कर रहे हैं कुछ भी, चाहे वो गुड्स है, चाहे वो एसेट है, या एक्सपेंसेस हैं, या हमने कोई भी एक्सपेंसेस पे किया है, तो इस पर जो GST लगेगा वो लगेगा इनपुट, इनपुट GST। और अगर हमने सेल करा है, सेल ऑफ गुड्स या कोई भी एसेट, या फिर कोई इनकम हुई है, सर्विस इनकम दी है, सर्विस रिसीव मतलब इनकम दी है तभी तो इनकम रिसीव हुई है, ठीक है, सर्विस दी है हमने,
तो बेटा इस पे लगेगा आउटपुट जीएसटी। और अब मैं दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाऊं तो बाबू अब आएगा मजा। अगर हमने विद इन परचेज इंट्रा परचेज करी है, इंट्रा करी है, तो इस पे लगेगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। ओ, और अगर मैंने इंटर करी है, इंटर परचेज विद इन स्टेट, स्टेट के बाहर परचेज करी है, दिल्ली का सामान खरीदने गया हूं मैं हरियाणा से, तो हरियाणा से खरीदा है सामान, तो बेटा उस पे लगा होगा इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। ऐसे ही जब मैं सामान बेच रहा हूं, तो अगर मैं विद इन स्टेट बेच रहा हूं इंट्रा, तो बेटा यहां लगेगा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट मेरे बच्चे एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। बोलो हाँ है ना। और अगर मैं इंटर विद इन स्टेट नहीं, आउटसाइड स्टेट बेच रहा हूं, दिल्ली का सामान जाके पंजाब बेच रहा हूं, तो बेटा मेरे पे लगेगा आउटपुट आईजीएसटी। लो भाई लो, खत्म। इससे ज्यादा आपको जीएसटी में समरी नहीं चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज समरी ऑल अबाउट जीएसटी, ऑल अबाउट जीएसटी अकाउंट्स में। ठीक है, तो आप या तो सामान खरीदोगे या सामान बेचोगे, सामान खरीदोगे तो इनपुट, बेचोगे तो आउटपुट, फिर ये देख लो कहां से खरीदा है, कहां बेच रहे हो। अगर विद इन बेच रहे हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और आउटसाइड बेच रहे हो तो आईजीएसटी। डन, पक्का, बढ़िया, क्लियर है, मक्खन है, बोल हाँ या ना। बेस्ट है, मजा आ रहा है, बेस्ट है तो यार थोड़ा सा तो शेयर लाइक कमेंट बनता है ना। चल कर दे फटाक से, आ जा। खत्म मेरे बच्चे, खत्म। एक क्वेश्चन है छोटा सा, ले भाई ये क्वेश्चन करा देता हूं मैं यहीं पर, और बस डन। ये पॉइंट है, आराम से देख ले। गुड्स खरीदा है हमने सोनू से 1,50,000 का, ट्रेड डिस्काउंट है 10% लेस कर देंगे, तो 1,50,000 का अगर ये लिस्ट प्राइस है, यही लिख दूंगा मैं 1,50,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो बेटा अगर हमने करा तो ये आया 15,000। दैट मीन्स सामान खरीदा है हमने 1,35,000 का परचेज प्राइस है, 1,35,000 का परचेज प्राइस है। ठीक है, अब मुझे इसका कुछ नहीं करना, इंपॉर्टेंट है मेरा 1,35,000। एक मिनट दे दो, कैलकुलेटर लियो। हाँ भाई 1,35,000 का है। अब वो खुद ही कह रहा है भाई साहब सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है 6%। ठीक है, तो अपन अगर इस पे जीएसटी निकालें तो बेटा जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% लगेगा परचेज प्राइस पे। तो बताओ परचेज प्राइस पे कितना कितना आ जाएगा, 1,35,000 इंटू 6%, दिस इज 8,100 और 8,100। ठीक है, एंट्री करवाओ भाई। सबसे पहले एंट्री बताओ, आप कहोगे एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, सामान खरीदा, बोलो हाँ है ना। बेटा याद रखो परचेज जो होगा वो ऑलवेज परचेज प्राइस होगा 1,35,000। अब परचेज के साथ में चिपक के आएगा भाई, परचेज के साथ में गुड्स खरीदा, साथ में जीएसटी लग के आएगा। कौन सा जीएसटी, इनपुट, ओ इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना कितना, 8,100 और 8,100। और ये पूरा पैसा बेटा क्या कुछ लिखा है यहाँ पे कैश में पे हुआ है, नहीं सर, टू सोनू, हम सोनू को देने हैं बेटा। पूरा मिला के कितना हो जाएगा, 8,100 प्लस 1,35,000, 1,51,200 रुपए की पेमेंट करनी है। लो भाई पहला पॉइंट खत्म, समझ आ रहा है। तो अगर आपने परचेज करा है तो परचेज अकाउंट डेबिट के साथ में इनपुट, अगर यही मशीन खरीदा होता तो कोई दिक्कत नहीं, मशीन अकाउंट डेबिट हो जाता, लेकिन इनपुट इनपुट ही रहता। कोई खर्चा पे किया होता, रेंट पे किया होता, तो रेंट अकाउंट डेबिट, उसके साथ में इनपुट, कोई दिक्कत नहीं है, सेल के साथ में आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, आजा एक बार सेल वाला पॉइंट कर ले। कह रहा मोहित से हमने 50,000 का सामान खरीदा था, इसने जीएसटी लगाया 5% ईच, 5%, अपने को रेट की टेंशन नहीं है, आगे चलो। कह रहा लेकिन उसमें से 40% पेमेंट चेक से रिसीव हो गई। आजा इस पे ना मैं इधर कर देता हूं, ठीक है, या यही करूं, चलो इसमें दो एंट्री करते हैं, है ना। सबसे पहले खरीदने की एंट्री मारते हैं, सबसे पहले खरीदने की, बता सबसे पहले खरीदेंगे, ओ सॉरी बेचने की एंट्री, है ना। कहां करूं मैं, यहां करूं, चलो किससे नाम लेना है, पहले मैं लेता हूं मोहित। दो एंट्री में करते हैं, पहले खरीदते हैं मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल, नॉर्मल एंट्री यही है, मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल। बोल हाँ ना, हाँ बोलना मेरे बच्चे, हाँ। अब सेल के साथ में जल्दी बोल, इनपुट या आउटपुट, आउटपुट। सामान जा रहा है, साथ में जीएसटी भी जाएगा, लाइबिलिटी है ना, इनपुट हमारी एसेट है डेबिट, आउटपुट हमारी लाइबिलिटी है क्रेडिट, तो बेटा टू क्या आउटपुट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ले भाई आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितने का सामान है भाई, 50,000 का, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, 50,000, 50,000 पे 5%, 2,500 और 2,500, तो
तो अल्टीमेट 55,000 मुझे भाई मोहित जी आपसे चाहिए। डन है, 55,000 रुपए मोहित जी चाहिए। और 55,000 में से मोहित कह रहा है 40% ले लो, तो 2 एंट्री मार दो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित। 55,000 का 40%, 55,000 का 40%, 22,000 रुपए मोहित से आ गया। ठीक है सर, हम ये नेट एंट्री नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हो। ले भाई नेट एंट्री कर देता हूं। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट 22,000, मोहित अकाउंट डेबिट, मोहित जिससे लेना है अभी 33,000, टू सेल 50,000, और टू आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। अब मेरे पास जगह नहीं बच रही, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एसजीएसटी और सीजी, अरे यार एसजीएसटी 2500 और 2500 है ना, ये ले 2500 और 2500, 2500 और 2500। ठीक है, तो ये नेट एंट्री भी कर सकते थे, मैंने प्रॉपर एंट्री कर दी। ठीक है, ले भाई दूसरा पॉइंट भी खत्म। तो पहली चीज क्या मैं यहाँ पे समराइज करूं? बताओ, जब भी हम परचेज करेंगे तो अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट, एसेट खरीद रहे हैं मशीन अकाउंट डेबिट, खर्चा पे कर रहे हैं खर्चा अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। बोल हाँ है ना, पक्का। ये अपना नॉर्मल प्राइस होगा, ये नॉर्मल प्राइस होगा, जो भी परचेज प्राइस वगैरह होगा वो इसके साथ में चिपक के आ जाएगा बेटा इनपुट जीएसटी। जो भी जीएसटी होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, क्वेश्चन बताएगा, जो भी जीएसटी होगा वो डेबिट हो जाएगा। अगर हमने पूरी पेमेंट कर दी है तो टू कैश, अगर चेक से कर दिया है बैंक, और अभी करना है तो टू पार्टी। खत्म। ये हमारी जीएसटी में परचेज की एंट्री होती है, खर्चे की एंट्री। इसके जस्ट अपोजिट बेटा सेल की एंट्री में क्या होगा? पैसा आएगा बैंक में और नहीं आया पार्टी डेबिट, और बेटा क्या? टू सेल, टू सेल, और सेल के साथ में याद रखना टू आउटपुट जीएसटी। और सेल में सर सिर्फ सेल ही हो सकता है क्या? नहीं, सेल में एसेट भी जा सकती है, इनकम भी हो सकती है। तो जो भी इनकम वगैरह हो रही है जीएसटी अमाउंट आ जाएगा। डन। ये परचेज की एंट्री, ये सेल की एंट्री। डन है भाई, बोलना हाँ। चलो अभी वापस आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 जो विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए। मजा आ गया, यही चाहिए था मुझे। इस बार मालिक निकाल के ले जा रहा है गुड्स। गुड्स वर परचेज बाय पेइंग सीजीएसटी, एसजीएसटी 6%। जब हमने गुड्स खरीदे थे तो हमने जीएसटी पे किया था। अब एक चीज याद रखना, एक चीज यहां पे याद रखना, ठीक है, ये तो हमारी नॉर्मल एंट्री है ना, ये तो नॉर्मल हो गई, ये तो नॉर्मल हो गई। पर कुछ याद रखना सर, कभी भी अगर परचेज की रिवर्सल हो रही हो, परचेज की रिवर्सल हो रही हो, जैसे कि कब कब हो सकती है? परचेज रिटर्न हो रहा हो, परचेज रिटर्न हो रहा हो, या आपने सैंपल पे बांटा हो, चैरिटी पे बांटा हो, एडवर्टाइजमेंट में बांटा हो, या पर्सनल यूज में मालिक निकाल गया जो हमारी अभी ट्रांजैक्शन है, या फिर एबनॉर्मल लॉस हो गया, कुछ भी हुआ है, तो बेटा आप कहोगे टू परचेज, आपका परचेज कैंसिल होगा। और सर गुड्स जा रहा है पर टू परचेज या टू परचेज रिटर्न, तो सर जी यहां आउटपुट नहीं आएगा, इनपुट का ही कैंसिलेशन होगा, टू इनपुट जीएसटी। जो एसेट आई थी अब वो एसेट खत्म, तो इनपुट जीएसटी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। मतलब आप ये नहीं बोलोगे यहां पे सामान जा रहा है तो आउटपुट लगा देंगे, नहीं सर, ये सामान जा नहीं रहा है, कैंसल हो रहा है। हाँ, ऐसे ही अगर मान लो सेल का रिवर्सल हो रहा है, सेल रिटर्न हो रही है, तो बेटा आउटपुट जीएसटी डेबिट हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी डेबिट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इतना सा है मेरे बच्चा, मेरे लाल, मेरे सोना, कि अगर जीएसटी आपका नॉर्मली परचेज पे इनपुट होता है, सेल पे आउटपुट होता है, बट अगर कल को इनकी रिवर्सल होती है तो सेम नेचर ऑफ जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, इनपुट का इनपुट रिवर्स हो जाएगा, आउटपुट का आउटपुट, जैसे कि। ठीक है, डन है सर, ये बात समझाई, थोड़ा क्वेश्चन से समझाओ। लो भाई, अगर आपने गुड्स खरीदे थे तो बेटा अगर आप इसकी नॉर्मल एंट्री करते तो नॉर्मल एंट्री क्या करते? आप कहते भाई ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 25,000 टू परचेज, टू परचेज कितना? 25,000। तो 25,000 से आप गुड्स की रिवर्सल कर देते और 25,000 ड्राइंग में डाल देते। बोलो हाँ है ना। पर इस केस में आपको इसका जीएसटी भी रिवर्स करना पड़ेगा, और परचेज करते टाइम आपने कौन सा जीएसटी लगाया होगा? इनपुट। तो आज टू इनपुट ही रिवर्स होगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। बेटा कितना कितना बाबू जल्दी बता? 25,000 का 6%, तो 25,000 का 6% 1,500 और 1,500 दैट इज 3,000, तो 28,000 की ड्राइंग रिवर्स हो जाएगी।
ठीक है। ऐसे ही सैंपल, चैरिटी, एडवर्टाइजमेंट सेम इसी तरीके से वो भी रिवर्सल हो जाते अगर वो होता। ठीक है। लास्ट मशीन खरीदी है बच्चा ब्राइट इंडस्ट्री से 2 लाख रुपए की, सीजीएसटी एससीएसटी लगा 9%, और जिसमें से 1 लाख रुपए हमने इमीडिएटली चेक से पे कर दिया, बाकी 2 महीने बाद। तो बेटा एंट्री क्या होगी, मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट डेबिट, क्या फर्क पड़ रहा है, मशीन अकाउंट डेबिट कितने की 2 लाख, और बेटा खरीदी मशीन आई है, एसेट आए, गुड्स आए, क्या इनपुट, क्या क्या इनपुट, क्या सीजीएसटी अकाउंट मेरे बच्चे, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, खत्म। जल्दी बताओ इनपुट एसजीएसटी कितना हो जाएगा 9%, तो 2 लाख का 9% 18,000 और 18,000 2, दैट मीन्स टोटल देना 2,36,000, जिसमें से उसने बोला है 2 बैंक चेक से हमने अभी के अभी 1 लाख पे कर दिया, लो भाई, और जो बाकी बचा है वो बाद में देंगे 2 महीने, तो अभी लिख देता हूं 2 मैसर्स ब्राइट इंडस्ट्री। बताओ कितना देना है सर, हमें देना है 2,36,000 में से 1 लाख पे कर चुके हैं, तो बचा है मेरे बच्चे 1,36,000। ये हमारी फाइनल एंट्री। खत्म हो गया बेटा जीएसटी, खत्म हो गया जनरल। मजा आया। तो जनरल की बेसिक एंट्री भी हो गई, जनरल की नॉर्मल हमने एडवांस एंट्री भी कर ली, हमने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी कर लिया, और मैंने आपको जीएसटी भी करा दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में उठाएंगे सब्सिडरी बुक, जल्दी से निपटाएंगे। अब छोटे छोटे चैप्टर बढ़े, अब अपनी स्पीड मेंटेन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब स्पीड मेंटेन करेंगे। जो भी बच्चे मुझे कमेंट में लिखते हैं सर कोर्स कब तक होगा, ये होगा, बाबू आराम से हो जाएगा मार्च तक, टेंशन मत लेना, लेकिन आप पढ़ाई करो। ठीक है, जहां मुझे टाइम लगाना होगा मैं लगा रहा हूं, जहां मुझे स्पीड पकड़नी होगी मैं ले लूंगा। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बेफिक्र होके बस पढ़ो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।